Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, ionization methods in mass spectrometry. हमने स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन और केमिकल आयोनाइजेशन डिस्कस की। फिर हमने डिसॉर्प्शन टेक्निक्स डिस्कस की थी, जिसमें फील्ड डिसॉर्प्शन, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट और माल्दी डिस्कस किया था। देन हमने एवेपोरेटिव टेक्निक्स स्टार्ट की थी और एवेपोरेटिव टेक्निक में से एक टेक्निक हमने डिस्कस कर ली थी, दैट वाज इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हुए एरोसोल यानी फाइन ड्रॉपलेट्स बनाए थे। स्प्रे किया था लिक्विड का एरोसोल्स की शक्ल में, फाइन ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, और फिर हमने हाई वोल्टेज देकर उसको आयोनाइज करवाया था। आज जो हम टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है थर्मो स्प्रे आयोनाइजेशन, टीएसआई। और टीएसआई में हम थर्मो हीट से जो स्प्रे है वो प्रोड्यूस करेंगे, फाइन जो ड्रॉपलेट्स बनाएंगे वो हम हीट से बनाएंगे। हम हीटेड कॉइल्स यूज करेंगे टू प्रोड्यूस द एरोसोल्स, टू प्रोड्यूस फाइन ड्रॉपलेट्स, और फिर हीट से ही आयोनाइजेशन करेंगे। इसमें जैसा कि हमने पहले देखा, ये इवेपोरेटिव टेक्निक्स में ये सॉफ्ट आयोनाइजेशन है। इसमें या तो फ्रेगमेंटेशन होती ही नहीं, या फिर इसमें फ्रेगमेंटेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, या फ्रेगमेंटेशन होगी नहीं, या बहुत कम फ्रेगमेंटेशन होगी। इसका मतलब है इसको हम मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए यूज करते हैं इस टेक्निक को, फॉर मॉलिक्यूलर वेट मेजरमेंट्स, फॉर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। ईएसआई में हमने देखा था कि हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल जिसमें डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स वगैरह हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो थर्मल स्प्रे आयोनाइजेशन है, इसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट 1500 से कम होना चाहिए। बिलो 1500 वाले मॉलिक्यूल वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। ये टेक्निक नॉन वोलाटाइल जो लार्ज कंपाउंड्स होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, जैसे पॉलीसेक्राइड्स वगैरह है, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये उनके लिए हम यूज नहीं करते। इसका एडवांटेज ये है कि इसको हम कपल कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के साथ, जैसे एचपीएलसी है, जैसे रिवर्स फेज एचपीएलसी है, यानी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ कपल कर सकते हैं। किस तरह का अपरेटस यूज होगा इसमें, किस तरह से आयोनाइजेशन होगी, इसको हम एक्चुअली अटैच करते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के साथ, कपल करते हैं, और वहां से ही हमारे पास जो एनालाइट है वो आ रहा होता है। तो ये हमारे पास कॉलम है, ये एचपीएलसी कॉलम भी हो सकता है, ये कॉलम रिवर्स फेज एचपीएलसी यानी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें से जो मोबाइल फेज और एनालाइट आ रहे हैं। तो दिस इज कॉलम, और इस कॉलम से एलुएंट आ रहा है। एलुएंट में क्या क्या होता है, एलुएंट मोबाइल फेज प्लस एनालाइट है, यानी यहाँ से कॉलम से जो चीजें बाहर आ रही हैं वो एलुएट है प्लस एलुएंट है, वो मोबाइल फेज है प्लस मोबाइल फेज के साथ साथ एनालाइट भी है। इसको हम भेज देते हैं हीटेड कैपिलरी में। इस कैपिलरी का टेम्परेचर ज्यादा रखा जाता है ताकि हम यहाँ से नेबुलाइज करके फाइन ड्रॉपलेट्स बाहर भेजें। तो ये हीटेड कैपिलरी है, और इस हीटेड कैपिलरी में मोबाइल फेज प्लस एनालाइट यहाँ पर पहुंच गया है। यानी यहाँ मोबाइल फेज जो यहाँ पर कैरी करने के लिए हम एचपीएलसी रिवर्स फेज एचपीएलसी में यूज करते हैं, वो वाला मोबाइल फेज, वो बफर्स भी हो सकते हैं, आयोनिक लिक्विड्स भी हो सकते हैं, इवन वो नॉर्मल जो फेज क्रोमेटोग्राफी है उसमें लेस पोलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, यानी हमारा मोबाइल फेज लेस पोलर भी हो सकता है। अब ये जो मोबाइल फेज प्लस एनालाइट है, इसको नेक्स्ट हीटेड चैम्बर में भेज देते हैं।
ये हीटेड चैम्बर है, एक तो ये कैपिलरी भी हीटेड है यहाँ पर, और ये हीटेड कैपिलरी जो है ये नेबुलाइज करेगी, ये फाइन ड्रॉपलेट्स बनाएगी, स्प्रे बनाएगी यहाँ पर चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स का। तो पहले ही टेम्परेचर ज्यादा था मोबाइल फेज प्लस एनालाइट का, उसके ड्रॉपलेट्स बन गए चार्ज्ड। उसके बाद हमने उसको यहाँ ये हीटिंग क्वाइल्स रखी हुई हैं, हीटेड चैम्बर में भेज दिया, ये चैम्बर भी हीटेड है यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास जो मोबाइल फेज है ये एवेपोरेट कर जाएगा, एवेपोरेटिव टेक्निक है। कैसे एवेपोरेट किया? हीट से। और हमारे पास जो एनालाइट है वो रह जाएगा आयोनाइज्ड फॉर्म में। अब जो मोबाइल फेज है उसको यहाँ पर पंप्स से निकाल लिया जाता है, और जो हमारे पास एनालाइट है, आयोनाइज्ड एनालाइट है, उसको भेज दिया जाता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में फॉर फर्दर एनालिसिस, जहां पर उसकी एक्सलरेशन होगी, फिर उसको डिफ्लेक्टर में भेजेंगे, डिटेक्टर, और फाइनली एम्पलीफायर के थ्रू रिकॉर्डर में भेज देंगे। अब यहाँ पर आयोनाइजेशन कई तरह से हो सकती है। एक तो सिंपली हीट किया आपने, एवेपोरेशन की है, तो एवेपोरेशन से ही, यहाँ हीटिंग से ही आयोनाइजेशन हो जाए। आयोनाइजेशन में एक प्रोसेस ये वाला पॉसिबल हो सकता है कि हीट करने से आयोनाइजेशन होगी है और ये मॉलिक्यूलर आयन बन गए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एक तो एवेपोरेशन से ही ऐसी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी एसिड बेस रिएक्शन। प्रोटॉन ट्रांसफर में हमारा जो एनालाइट है वो मोबाइल फेज से प्रोटॉन ले सकता है, क्योंकि मोबाइल फेज में होते हैं बफर्स, मोस्टली आयनिक लिक्विड्स होते हैं या सॉल्ट मिक्स किए होते हैं, तो ये प्रोटोनेशन हो सकती है हमारे एनालाइट की, यानी पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन सकता है M+H, यानी M+1 पीक हो सकती है यहाँ पर। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एसिड बेस में कि हमारा एनालाइट प्रोटॉन दे दे। ये तब होगा जब जो बफर होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, और बफर ज्यादा बेसिक होने की वजह से वो प्रोटॉन ले लेगा, और इस तरह हमारे एनालाइट जो है उसमें से एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों मोड में ये भी एक्टिव है, जैसे इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन में था, वैसे ही थर्मल स्प्रे आयोनाइजेशन में है कि ये दोनों मोड में काम करते हैं, नेगेटिव मोड में भी और पॉजिटिव में भी, यानी नेगेटिव आयन भी स्टडी हो सकते हैं और पॉजिटिव आयन भी यहाँ पर स्टडी हो सकते हैं। दोनों तरह से हम सैंपल्स को स्टडी कर सकते हैं। जो बेसिक मीडिया होता है उसमें पॉजिटिव मोड प्रेफर्ड होता है, और जो एसिडिक मीडिया होता है उसमें नेगेटिव मोड प्रेफर्ड होता है। इसके बाद तीसरा तरीका है प्लाज्मा स्प्रे आयोनाइजेशन। प्लाज्मा स्प्रे आयोनाइजेशन क्या है? प्लाज्मा स्प्रे आयोनाइजेशन में यहाँ पर जब ये सैंपल पहुंचता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन होती है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में किया था कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्लाज्मा में, ये कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा में। और ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा फिर केमिकल आयोनाइजेशन के जरिए हमारे सैंपल को एनालाइट करता है। तो पहले यहाँ पर प्लाज्मा बना लेते हैं, प्लाज्मा बनाने के बाद ये मोबाइल फेज प्लस एनालाइट है, ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्लाज्मा में कन्वर्ट होने के बाद केमिकल आयोनाइजेशन वाला मेथड लगाएंगे, यानी प्लाज्मा स्प्रे में इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन भी हो रही है, साथ केमिकल आयोनाइजेशन भी हो रही है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर, ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है थर्मल स्प्रे आयोनाइजेशन की, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन प्लस केमिकल आयोनाइजेशन दोनों को इकट्ठा चला रहे होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स, दोनों तरह की पीक्स आ सकती हैं, दोनों मोड्स में ये एक्ट कर सकता है, और इस तरह से हम अपने सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। और जो आयोनाइज्ड स्पीशी होती है उनको मैस स्पेक्ट्रोमीटर में उनका मैस स्पेक्ट्रम ले लेंगे। टेक्निक को मोस्टली यूज करते हैं हम मॉलिक्यूलर मैस निकालने के लिए। अब अगर ये जो प्लाज्मा स्प्रे वाला मेथड यूज करेंगे तो फिर फ्रेगमेंटेशन भी होगी, उसके फ्रेगमेंट भी साथ बन जाएंगे। अगर ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे तो एसिड बेस ट्रांसफर से या एवेपोरेशन से सिंपली हमारे पास मॉलिक्यूल की पीक आ जाएगी, जिससे हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने थर्मोस्प्रे आयोनाइजेशन मेथड को डिस्कस किया। नेक्स्ट एक और एवेपोरेटिव टेक्निक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।